हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SW परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं SST का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आपको पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर हम आपको समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का बनना, किस तरह से राष्ट्रवाद बनता है यूरोप में, तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए, इन मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशनल स्टेट इन यूरोप, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। जर्मनी, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers had their autonomous territories. तो इसमें देखा जाए, जो इटली जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड, ये जो डिवाइड थे ये किंगडम्स यानी कि अलग अलग साम्राज्यों में डिवाइड थे, डचेस में या रियासतों में डिवाइड थे, या कैंटन्स में डिवाइड थे, और इनके अपने अपने अलग शासक होते थे। ठीक है, अपने अपने अलग तरीके के, अलग अपने अपने साम्राज्य के अलग अलग शासक होते थे। जैसे अपने यहाँ भारत में देखें, बहुत सारी रियासतें थी, अलग अलग रियासत के छोटे छोटे रियासत होते थे और उसके अलग अलग क्या होते थे, शासक होते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी था। तो होता क्या है, दे डिड नॉट शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो ये क्या करते थे, उनकी कोई भी जो क्या कहते हैं कल्चर थी, ठीक है, वो कॉमन कल्चर नहीं थी। यानी कि किसी एक रियासत के लोगों का कोई अलग कल्चर है, किसी दूसरे रियासत के लोगों का या किसी दूसरे साम्राज्य के लोगों का अलग कल्चर है, उनके लिए अलग नियम है, अलग कानून है, उनके राजा भी अलग है, उनके शासक भी अलग है, मंत्री भी अलग है, यानी कि सारा कुछ अलग है। ठीक है, तो एक ही देश में कह सकते हैं बहुत सारे देश होते थे, ठीक है, या सब के सब क्या होते थे, अलग होते थे। उनके मन में कोई भी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की भावना जो है नहीं होती थी। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was combination many different regions and people। अब देखिए, अगर हम ऑस्ट्रिया और हंगरी देखते हैं, यहां पर है ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य। तो यहाँ पर जो साम्राज्य था वो कौन से एम्पायर थे, तो वो थे हमारे कौन, हैप्सबर्ग एम्पायर। याद रखिएगा, हैप्सबर्ग एम्पायर। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे शासन काल चले हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, ठीक है, मुगल काल, वैसे वहां पर कौन से शासक थे, हैप्सबर्ग एम्पायर। कहां पर, ऑस्ट्रिया हंगरी में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, जहां के लोग जो थे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या है रहते थे, उनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होता था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार। हंगरी के आधा से ज्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते थे, मगयार, मगयार लैंग्वेज यूज करते थे। while the other half spoke a variety of dialogue in गैल्सिया। और जो आधे से ज्यादा की पॉपुलेशन वहां पर बसती थी, वो जो है गैलीसिया का उपयोग करते थे। द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश लैंग्वेज। और जो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग, या ऐसे ना समझ में आए तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग, या फिर ना समझ में आए जिसको हम रईस कहते हैं। रईस का मतलब होता है अमीर। तो जो अमीर लोग थे, अमीर व्यक्ति थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज। अब देखिए, एक ही कंट्री है, एक ही साम्राज्य है, और वहां पर अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग मगयार भाषा बोलते हैं, तो कुछ लोग गैलीसिया का उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग पोलिश लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो यानी कि यहाँ के लोगों
के मन में कोई भी राष्ट्र की भावना नहीं थी कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए, उसकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि पूरे के पूरे राष्ट्र में, हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज बोले, बट जैसे हमारे यहाँ है हिंदी है, इंग्लिश है, या पूरे वर्ल्ड में हो गया इंग्लिश है जिसका वर्चस्व पूरे के पूरे संसार पर है, तो वैसे यहाँ पर जो है नहीं था। यहाँ पर देखिए लिखा है हंगरी में आधी आबादी मगयार भाषा बोलती थी, जबकि बाकी आधी आबादी कई बोलियां बोलती थी। गैलीसिया में, यानी कि गैलीसिया में जो कुलीन वर्ग थे वो जो है कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह के लैंग्वेज का उपयोग करते थे। आगे देखते हैं, तो अगला जो टॉपिक है वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शाही अभिजन या अभिजात वर्ग, जिसको हम रईस कहते हैं या अमीर लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या वैसे देखा जाए तो कोई भी कंट्रीज हो गया वहां पर उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, 1-2% लोग ही होते हैं। और जो दूसरा वर्ग सामने आता है वो होता है द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, जिसको हम नया मध्यम वर्ग बोलते हैं, जैसे कि अभी के समय में हम लोग यूज करते हैं मिडिल क्लास के लोग। एक होते हैं अमीर लोग, एक होते हैं मध्यम वर्ग के लोग, और एक होते हैं निम्न वर्ग के लोग। ठीक है, तो पहले 2 टाइप के होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है तो एक नया वर्ग भी हमारे सामने आता है, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, इसमें देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी वाज सोशली एंड पॉलिटिकली द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। तो एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो रईस लोग थे, इन्हीं का क्या होता था, पूरा डोमिनेंट यानी कि प्रभुत्व या फिर वर्चस्व होता है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर, सोशली या पॉलिटिकली, यानी कि सामाजिक रूप से देखें तो या फिर राजनीतिक रूप से देखें तो। दूसरा पॉइंट है इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देयर वाज अ इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, देयर एग्जिस्टेंस वे बेस्ड ऑफ प्रोडक्शन द मार्केट। उसके बाद अगर हम देखें वेस्टर्न या फिर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के वेस्टर्न यानी कि पश्चिम या फिर बीच मध्य में अगर हम देखें तो वहां पर एक नए वर्ग का जो है उदय होता है। वो कौन सा होता है, कमर्शियल क्लासेस। कमर्शियल क्लासेस का मतलब होता है व्यवसायिक वर्ग, यानी कि ऐसे लोग जो कि व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो है अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, उनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित रहता है, यानी कि उनका वो क्या है, पूरी की पूरी तरह से मार्केट पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यही लोग क्या हैं, आपके नए मध्यम वर्ग में शामिल होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जब औद्योगिकरण होता है यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो उसका परिणाम होता है कि जो कामकाजी वर्ग होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ग के लोग जो कि वर्कर होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उनकी जो आबादी होती है उद्योगपतियों की, कारोबारियों की और पेशेवरों की, यानी कि जो धंधा करते हैं, पेशा करते हैं। ठीक है, उन सभी को मिलाकर नए सामाजिक जो है समूह अस्तित्व में आते हैं, और उन्हीं को जो है न्यू मिडिल क्लास में जो है न्यू मिडिल क्लास के रूप में जाना जाता है। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन्ड पॉपुलैरिटी एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। तो ऐसा माना गया कि जो ये विचारधारा थी, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की, ठीक है, उसमें शिक्षित उदार मध्यम वर्ग जो है यही क्या हो पाए, लोकप्रिय हो पाए, क्योंकि न्यू मिडिल क्लास में वही लोग आएंगे जो कि क्या होंगे, लिबरल होंगे। लिबरल यानी कि उदार होंगे, लिबरल का मतलब होता है उदार। ठीक है, तो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उदारवाद क्या होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझिएगा कि एरिस्टोक्रेसी क्या होते हैं, रईस लोग, इन्हीं का प्रभुत्व पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर होता है, एक नया वर्ग सामने आता है। ठीक है, जिसको हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं, और वो वर्ग होता है मेनली जो कॉमर्शियल क्लासेस के लोग होते हैं, यानी कि जो लोग व्यवसाय करते हैं वो। अगला जो टॉपिक देखते हैं वो हमारा टॉपिक है न्यू डिफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट गिवन बाय अर्नेस्ट रेनन।
एक जो है पर्सन होते हैं अर्नेस्ट रेनन, ये क्या करते हैं उस समय एक नई डिफिनीशन यानी कि नई परिभाषा देते हैं नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्र राज्य होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन यानी कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार अ नेशन इज culmination of long past of endeavors, sacrifice and devotion. A nation is large scale solidarity. Its existence is daily प्लेबिसाइट। तो इसका मतलब होता है कि एक राष्ट्र जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रयासों, बलिदान और भक्ति के लंबे अतीत का परिपाक है। यानी कि बहुत लंबे समय तक प्रयास किया जाता है, बहुत सारे लोग बलिदान देते हैं और उसके प्रति क्या है, बहुत ज्यादा जो है काम करते हैं बहुत लंबे समय तक। तो क्या होता है, उसका परिणाम होता है कि किसी एक नेशन का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, आगे है एक राष्ट्र व्यापक स्तर की एकजुटता है, यानी कि जब बहुत सारे लोग यूनिटी में आते हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है, और सबके लिए समान न्याय, समान रूल रेगुलेशन की मांग करते हैं और सबके लिए सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं, सारी पॉलिसीज एक बराबर होती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, एक राष्ट्र जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो ये है अर्नेस्ट रेनन के द्वारा जो डिफिनीशन बताई गई थी उस समय। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, यानी कि उदारवाद राष्ट्र का मतलब क्या होता है, उदारवाद राष्ट्र क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यानी कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक यानी कि प्रारंभ में यूरोप में जो राष्ट्रीय एकता की विचारधारा थी वो पूरी की पूरी तरह कैसी थी, लिबरलिज्म, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। इसका मतलब होता है उदारवादी विचारधारा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उदारवाद की विचारधारा, यानी कि ऐसे लोग जो उदार होंगे, ठीक है, उदारवाद होंगे, ठीक है, वही क्या करेंगे, नेशन जो है क्रिएट करेंगे। फॉर न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म मींट फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो जो नए मिडिल क्लास के जो लोग थे, ठीक है, उनके लिए उदारवाद का अर्थ था कि सभी लोगों को, ठीक है, ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले और कानून के समक्ष सबको समानता मिले, यानी कि सभी लोग एक बराबर हो, कानून सबके लिए एक जैसा कानून हो, ठीक है, और सभी लोग स्वतंत्र हो यानी कि फ्री हो। आगे हैं इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड exclusively to person who owned property. Men without properties and women were excluded from this right। जैसे कि फ्रांस में अगर हम देखें तो मतदान करने का या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों के पास में था जिनके पास में क्या होती थी, संपत्ति होती थी, यानी कि जिसके पास में धन होता था, संपत्ति होती थी, पैसा होता था, वही लोग फ्रांस में चुनाव लड़ सकते थे। और ऐसे लोग जो कि संपत्ति विहीन होते थे, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, और महिलाएं, इनको क्या किया जाता था, वोट देने के अधिकार से या फिर चुनाव लड़ने के अधिकार से इनको वंचित रखा जाता था, यानी कि बाहर रखा जाता था। वो लोग ना तो वोट दे सकते थे ना ही चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग अर्ली 18th and 19th century women and non propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। और 18वीं शताब्दी में यही चीज होती है कि वहां के जो महिलाएं होते हैं, महिलाएं होती हैं और जो पुरुष होते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं होती है, ठीक है, वो सब लोग संगठित होते हैं, एक साथ आते हैं और डिमांड करते हैं, ठीक है, कि उनको भी क्या चाहिए, समान राजनीतिक अधिकार, यानी कि
वोट देने का जो अधिकार है उनके पास में भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास में पैसा है, जिन जो रईस है वही केवल क्या करें, वोट दे सकें। ठीक है, और भी जो अधिकार है वो उन्हीं को मिले, बाकी और लोगों को ना मिले। ठीक है, तो यही से शुरू होता है किसका, उदारवाद, राष्ट्रवाद का उदय जो है शुरू होता है, और इसका मतलब जो है यही होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आगे देखते हैं। In the economic sphere, liberalism meant for the freedom of market and the abolition of restriction imposed by the state of the movement and capital। इसका मतलब होता है, अगर हम आर्थिक क्षेत्र में देखें उदारवाद का क्या मतलब होता है, तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब होता है कि बाजारों को क्या किया जाए, पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड, और क्या है, एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है राज्य के द्वारा यानी कि स्टेट के द्वारा। ठीक है, किस पर, वस्तुओं पर या फिर पूंजी पर, यानी कि क्या कहते हैं, गुड्स एंड कैपिटल पर, ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि फ्री होना चाहिए। जैसे सपोज दैट हमारा देश है, यूपी से कोई सामान क्या है मध्य प्रदेश में ले जाना है, अब मध्य प्रदेश वाले वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बहुत सारा टैक्स लगा दे कि यूपी के सामान को वहां पर नहीं ले जाया सकता, अगर ले जाया जाएगा तो वहां पर क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स पे किया जाएगा। तो ये सारी जो है अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो उसको हम आर्थिक क्षेत्र में क्या कहेंगे, उदारवाद कहेंगे। आगे हैं, इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और जोल्वेरिन was formed which abolished tariff barriers and reduced the number currencies from over 30 to 2। तो 1834 में क्या होता है, एक सीमा शुल्क संघ या जोल्वेरिन का गठन किया जाता है, यानी कि जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए जो शुल्क यानी कि पैसा टैक्स पे किया जाएगा, उसके लिए एक संस्था का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है जोल्वेरिन। ठीक है, जिसने शुल्क बाधाओं के यानी कि जो भी क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, उन सबको समाप्त किया जाता है उसके द्वारा, और मुद्राओं की संख्या को क्या किया जाता है, 30 से घटा कर क्या किया जाता है, 2। जैसे अभी अब हमारे यहाँ मुद्राओं की संख्या क्या है, एक है, केवल रुपीज चलती है। ठीक है, उसी तरीके से वहां पर उस समय लगभग 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उनको घटाकर क्या किया जाता है, एक किया जाता है, तो 2 कर दिया जाता है, यानी कि 2 टाइप की मुद्राएं या करेंसीज क्या होंगी वहां पर चलेंगी। तो इस टॉपिक में हमने इतना सारा कवर किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, और जो ना समझ में आए उस पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आगे मिलते हैं।